तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो आज लेकर आ गए हैं हम जो वायरल पेपर। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो आज लेकर आ गए हैं प्रिय बोर्ड के लिए जो पेपर बना है हिंदी का। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों के साथ। देखिए, इसमें जो है नोट सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक जो प्रश्न है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो आज हम लेकर आ गए हैं प्री बोर्ड के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर। चलिए, ये जो पेपर है 26 सेशन के लिए है, 2026 के लिए है। विषय जो है हिंदी है और क्लास जो है 10वीं है। देखिए, आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक जो होगा 70 नंबर का होगा। आइए कुछ निर्देश के बारे में पढ़ते हैं। निर्देश में देखिए, पहला जो कह रहा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में यानी खंड अ, खंड ब में विभाजित है। तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। चौथा कह रहा है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्नों के लिए 0 अंक निर्धारित है। पांचवा कह रहा है कि ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। छठवां कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक जो होते हैं निर्धारित किए गए हैं। तो शुरू करते हैं अपना खंड अ को। खंड अ में है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 अंक का है। शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल के कवि हैं, इसका ऑप्शन नंबर सही है डी। यानी रीतिकाल के जो कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी है, यानी केशवदास जी भी हैं, महाकवि भूषण जी हैं और बिहारी लाल जी हैं। दूसरा कह रहा है कि तर सप्ताह के कवि हैं। तो दूसरा का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, गिरजा कुमार माथुर। तीसरा तीसरा कह रहा है गंगा लहरी के रचनाकार हैं। तीसरा का जो उत्तर सही है वो है बी, केशवदास। चौथा, द्वापर के रचयिता हैं। चौथा का जो ऑप्शन सही है वो है बी, मैथिली शरण गुप्त जी। पांचवा, सुमित्रानंद पंत की रचना है। पांचवा का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के बीच जो है 200 लाएंगे रचना और रचनाकारों का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए रचना एवं रचनाकारों से जो प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच आ रहा हूं। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। छठवा जो है राम कुमार वर्मा की एकांकी है। तो छठवा का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सातवां है मिलान करना है आप लोगों को। पहला अजात शत्रु क राम कुमार वर्मा। दूसरा बाल दल की मृत्यु ख जयशंकर प्रसाद। तीसरा सुख सागर और क सुखलाल। चौथा जो है मेला आंचल और घ है फणीश्वर नाथ रेणु। तो जो 7 का ऑप्शन सही होगा भाई, वो ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। सी नंबर सही है। आइए मिलान करते हैं। तो पहला जो है ख से मिलेगा। पहला जो है ख से मिलेगा, इस तरह से आप लोग मिलाइएगा, सॉरी इस तरह से। पहला ख से मिलेगा। उसके बाद से फिर से दूसरा जो है क से मिलेगा। सॉरी, थोड़ा मिलान करने में दिक्कत हो रही है। दूसरा जो है हम लोगों का बादल की मृत्यु जो है राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा। और ये देखिए, और जो वो तीसरा का है वो ग से मिलेगा। यानी आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद, बादल का मृत्यु राम कुमार वर्मा, सुख सागर ग और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आठवां कह रहा है कि इलाईचंद जोशी की कहानियां का विषय है। यानी 8 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नौवा, ईदगाह के लेखक हैं। 9 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वां, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो 10 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है। 11, बहुब्रीहि समास की परिभाषा है। 11 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अन्य पद होते हैं। 12 जो है जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची 12 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, वरी। 13, प्रकाश का विलोम है। प्रकाश का विलोम है। तो 13 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अंधकार। 14, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। 14 का ऑप्शन सही है, सी, नास्तिक बोलते हैं उससे। 15, कपाट का तत्सम है। जो 15 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सही है, ए, दरवाजा। 16, चतुष्पथ का तद्भव है। 16 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, चौराहा। यानी 17, तस्य में विभक्ति और वचन है। 17 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
षष्ठी विभक्ति एकवचन। 18वां कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर बी। 19 रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो 19 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 जातिवाचक संज्ञा है, जो 20 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, लड़का। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा बहुविकल्पीय प्रश्न रहा खंड अ का। शुरू करते हैं अब हम अपना जो है आज का खंड ब को। ये जो है वर्णात्मक प्रश्न है। पहला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको पढ़ना होगा कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी-कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने इसकी एक मूर्ति रूप को अपने बीच चलते-फिरते हँसते-रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूँके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो पहला पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। तीसरा कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या व्याख्या करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना इस प्रश्नों का जवाब। पहले का जो उत्तर होगा कि उपयुक्त गद्यांश का हमें क्या लिखना था? संदर्भ लिखना था। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे? शुरू करते हैं संदर्भ लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है। दूसरे का जवाब देखिए, दूसरा है कि मानव मात्र के लिए अत्यंत क्या आवश्यक हो गया है? तो है इसका जो उत्तर होगा वो होगा सत्य और अहिंसा। गद्यांश के अनुसार सत्य और अहिंसा आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत क्या हो गया है? आवश्यक हो गया है। तीसरा जो पूछ रहा है हम लोगों का कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि लेखक का कहना है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक महत्वपूर्ण औषधि के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी औषधि शरीर के रोगों को दूर करके स्वस्थ बनाती है, उसी प्रकार एक सच्चा और अच्छा मित्र हमारे दोषों, बुराइयों और त्रुटियों को दूर करके हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, हमारे जीवन को बेहतर और पवित्र बनाता है। तो ये रहा हम सभी लोगों का बीच का क्या रहा? व्याख्या रहा। अब हम शुरू करते हैं अपना। आप सभी लोग देखिएगा इसमें अथवा करके भी दिया रहता है, यानी दोनों में से कोई एक करना होता है। तो हम एक का जवाब बता दिए। अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि अविगत गति कुछ कहत न आवे, जोय गुंगे मीठे फल कोय रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी कय आगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेखा गुण जाति जुगति, बिनु निरलंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि, तय सुर सुगुन पद गावे। यानी ये जो रेखांकित अंशों की क्या करना है हम लोगों को? व्याख्या करना है। पहला जो प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। और तीसरा कह रहा है कि रेखांकित अंशों की क्या करना है? व्याख्या करना है। यानी जो ये रेखांकित अंश है उसका हमको क्या करना है? व्याख्या करिए करना है। चलिए शुरू करते हैं एक-एक प्रश्नों का जवाब को। दूसरे का जो उत्तर देखिए पहला, कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? हमारे सूरदास जी हैं। यह पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद नामक अध्याय से लिया गया है। दूसरा कह रहा है प्रश्न हमारा कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि अगम अगोचर का तात्पर्य है जिसे प्राप्त न किया जा सके और जो इंद्रियों से पूरे हो। इसका अर्थ है कि ईश्वर तक पहुंचना कठिन है और उन्हें आंखों से देखा या अन्य इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। तीसरा जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या करना था। तो व्याख्या है, हम लोग जो सबसे ऊपर वाला है उसी का व्याख्या करा रहे हैं आप सभी लोगों को। कहता है कि सूरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर का कोई निश्चित रूप, रंग, गुण, जाति या पहचान नहीं होती, तब तक भक्त का मन बिना किसी के सहारे कि कहाँ भटके, इसलिए सब प्रकार से अगम्य विचार करके सूरदास जी सगुण रूप वाले भगवान का गुणगान करते हैं। यानी इस तरह से दूसरा का तीनों प्रश्नों का उत्तर रहा। अब जो है हमारा प्रश्न तीसरा का क है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और जो ये जो है आप लोगों को कितने नंबर का है? 5 नंबर का। यानी इसमें से ये रहा आपका पहला
सॉरी, ये रहा आपका पहला और अथवा करके दूसरा। इन दोनों में से कोई एक का जवाब देना है आप लोगों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं अथवा वाला प्रश्न को। जो तीसरा का अथवा वाला प्रश्न रहा उसका जवाब है, देखिए संदर्भ लिखना था। तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पाठ वाराणसी से उद्धृत है। आप लोग संस्कृत पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा एक-एक करके तो ज़्यादा समय लगेगा, कम समय में आपको प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। तो देखिए तीसरा का कह रहा है, ये संदर्भ हम लोग है का है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अनुवाद करना था उसका। संस्कृत का क्या करना था? अनुवाद करना था। देखिए अनुवाद किस तरह से करते हैं? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर-घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमकता है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। यह हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ में 3 विद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन प्राचीन जो है ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। उसके बाद से आप लोगों का ख का भी प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि जो पद्यांश रहेगा इसमें, पद्यांश रहेगा और उसका कहेगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो देखिए ख का, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना है? व्याख्या करना है यानी हिंदी अनुवाद करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। देखिए, किसविद गुरुतरम भूमेः किंचित चतुरम चखात, यानी इसका जो है संदर्भ लिखेंगे हम कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के यानी पाठ जीवन सूत्राणि से उद्धृत है। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब देखिए इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं कैसे। पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है और वायु से अधिक तीव्र क्या है, यह तिनको से अधिक बहुसंख्यांक क्या है। पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से अधिक तीव्र क्या है और तिनको से अधिक बहुसंख्य क्या है। ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। चौथा का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी लिखना है कितना में? 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का रहेगा। पहला रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और तीसरा डॉक्टर भगवती सरल उपाध्याय का। आप लोगों को जिसका इसमें से याद होगा उसका आप लोग लिख सकते हैं। ख कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। चलिए इन दोनों प्रश्नों का हम लोग जवाब देखते हैं कि किस तरह से जीवन परिचय लिखना है। इन तीनों में से कोई एक लिखना होगा, इन तीनों में से कोई एक। आप लोग ये एक चीज़ याद रखिएगा कि गद्य और पद्य यानी लेखक और कवि में से कम 3-3 जीवन परिचय याद रखिएगा। पक्का है, पूरी गारंटी के साथ कि आप लोगों का एक जीवन परिचय यानी गद्य में का एक और पद्य में का एक, दोनों आप लोगों का 10 नंबर का फँसेगा। चलिए 4 का क और ख का उत्तर जानते हैं। चौथा का जो है क है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखते हैं। चलिए, किस तरह से जीवन परिचय लिखना है? कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी 3 दिसंबर 1884 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिनका जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। वे गांधी के करीब सहयोगी थे, जिन्होंने अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और देश के प्रति समर्पण के साथ 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की और भारत रत्न से सम्मानित हुए। बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। तो जन्म हुआ था इनका 3 दिसंबर 1884 को। याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। केवल आप लोग जन्म लिख लीजिए और उनका मरण तिथि लिख लीजिए। उसके बाद से कहाँ हुआ था, गाँव का नाम लिख लीजिए, पिताजी का नाम लिख लीजिए, उनके माताजी का नाम लिख लीजिए। इतना आप लोग यदि हेडिंग डालकर अच्छे से लिख देंगे, तो आप लोगों का कोई नहीं काटेगा। देखिए इसका जवाब कि जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गाँव में हुआ था। बात करते हैं इनकी माता-पिता की, तो पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान और जो माता थी कमलेश्वरी देवी। शिक्षा की बात करते हैं तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की और स्वर्ण पदक जीता। साथ ही पटना में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भूमिका निभाई। कांग्रेस में शामिल 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, यानी गांधी जी के साथ भी ये चले हैं। चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन में गांधी जी के साथ सक्रिय रहे। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और कई बार क्या किया, ये जेल भी गए। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो भारत का संविधान, आत्मकथा, बापू के साथ, इंडिया डिवाई, स्पेन चेत और प्रिंजन डायरी, इनके जो रहा प्रमुख रचना रहे।
ख की बात करते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का हम जीवन परिचय लिखते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था, वो संवत 1589, कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जो जन्म हुआ था वो 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में, वर्तमान चित्रकूट जिले में हुआ था। माता-पिता, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हसूली देवी था। कार्यक्षेत्र की बात करें तो वह हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस, वाराणसी में या और अयोध्या में बिताया। प्रसिद्ध उन्होंने मुख्य रूप से भगवान राम की भक्ति और उनके चरित्र के व्यापक वर्णन के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख जो रचना है रामचरितमानस है। 5वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में कीजिए, यानी संस्कृत में जवाब देना है। पहला, भारतीय संस्कृते कः दिव्य संदेशः अस्ति। दूसरा, वाराणसीयं कति विश्वविद्यालय सत्ति। तीसरा कह रहा है कि हित्वा नरः प्रियो भवति। चौथा कह रहा है कविः कोकिलः की बोध्यति। आइए हम 5वां का जवाब जानते हैं। 5वां का पहला जो है, भारतीय संस्कृते दिव्यः संदेशः वासुधैव कुटुम्बकम् अस्ति। यत् दस्यति यत् सम्पूर्ण विश्व एकम परिवारः अस्ति। ये रहा पहला का उत्तर। दूसरा की बात करते हैं कि वाराणसी काशी नगरे बहवः अनेक विश्वविद्यालयाः सन्ति, यथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इत्यादि। ये रहा दूसरा का ऑप्शन। छठवां, छठवां का क कह रहा है करुड़ रस की परिभाषा लिखते हुए उसकी एक परिभाषा लिखिए। उसके बाद से कह रहा है कि सोरठा छंद परिभाषा लिखते हुए उसकी एक उदाहरण की दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक-एक उदाहरण देना है। दोनों 2-2 नंबर का तीनों प्रश्न, यानी 6 नंबर का है टोटल। तो शुरू करते हैं छठवां। छठवां का क, करुड़ रस। करुड़ रस की परिभाषा देखिए। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश यानी वियोग, जुड़ने से अलगाव होना या किसी बड़े कष्ट से उत्पन्न शोक दुख का भाव, विभव अनुभव और संचारी भावों के वियोग से परिपक्व होकर अस्वाद रूप धारण करता है, तब वहां पे करुण रस कहलाता है। इसका अस्थाई भाव शोक से है। याद रखिएगा, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक से यह पूछता है। यानी करुण रस का मतलब सिंपल से समझ लीजिए, जहाँ पे दुख होता है, जहाँ पे कष्ट होता है, वहाँ पे ही करुण रस होता है। उदाहरण देखिए आप लोग, ये कह रहा है कि मणिहरणी, मणिहरणी, हाँ रघुपति हा राम, हाँ रघुपति हा राम, बिनु तुम प्राण न जाहि। यानी दुख, यानी बात उस समय के है जिस समय राजा राम बन जा रहे थे, तब राजा दशरथ जी को बहुत कष्ट हो रहा था। बात करते हैं छठवा के ख के बारे में, यानी सोरठा छंद। देखिए सोरठा की परिभाषा देखिए। सोरठा जो है एक मात्रिक छंद है, जो दोहा छंद के ठीक विपरीत होता है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसमें 2 पंक्तियाँ चरण होती हैं। इसके विषम चरणों में पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएँ होती हैं, तथा सम चरणों दूसरी चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएँ होती हैं। इसके विषम चरणों के अंत में गुरु लघु, यानी ये वाला जो है का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखिए, कह रहा है कि जे ही सुमिरत सिंधु सभ पार, राम लखन सिया सहित कपि बोले केली अपार। यानी ये तुलसीदास जी लिखे हैं। प्रश्न संख्या 6 का ग, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानते हैं। परिभाषा है, जहाँ उपमेय में जिसकी तुलना की जाए, उपमान की जिससे तुलना की जाए, की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, जनु, जानो, मानो जैसे यू जैसे वाचक शब्द आते हैं। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन लिखी है? मीराबाई जी। देखिए इसमें मैंने आया है, तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सातवां जो कह रहा है, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करिए। क कह रहा है दाँत खट्टे करना, ख कह रहा है 2 नावों पे पैर रखना, ग कह रहा है अंत भला तो सब भला, घ कह रहा है सूर्य को दीपक दिखाना। 8वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक का शीर्षक पर निबंध लिखिए। इन 7 और 8 का चलिए उत्तर जानते हैं। 7 का क, दाँत को खट्टे करना से अर्थ देखिए, बुरी तरह हरा देना, परास्त कर देना, नीचा दिखाना। वाक्य प्रयोग की बात करते हैं इसका, तो भारतीय क्रिकेटर टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के दांत खट्टे कर दिए और विश्व कप जीत लिया। ये हो गया वाक्य प्रयोग। दूसरा जो है हम लोगों का, 2 नाव पर पैर रखना का अर्थ होता है एक साथ 2 विरोधी पक्षों का साथ देना, दुविधा में पड़ना, या एक साथ 2
अलग-अलग काम करना, जिससे दोनों में नुकसान हो सकता है। इसका बात करें वाक्य प्रयोग का, तो तुम एक ही समय में 2 पटियों के सदस्य बनकर 2 नावों पर पैर रख रहे हो। ये तुम्हारे लिए क्या है? ठीक नहीं है। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8 के उत्तर का। इसमें का हम लोग को लिखना था, निबंध लिखना था। तो देखिए, वृक्ष धारा का आभूषण है, यानी शब्द सीमा जो है अधिकतम 200 शब्दों में लिखना है। प्रस्तावना लिखते हैं। सबसे पहले, वृक्षों को प्रकृति का अनमोल उपहार और धरती का श्रृंगार कहा जाता है, जो हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्षों के बिना पृथ्वी की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि वे धारा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और जीवन का आधार हैं। वृक्षों का महत्व, प्राकृतिक सौंदर्य, वृक्षों की हरियाली, फूल और फल वातावरण को मनमोहक बनाते हैं, जिस प्रकृति की सुंदरता में वृद्धि होती है। उसके बाद से कह रहा है कि पर्यावरण, वायु और छाया, कह रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं और अपनी छाया से गर्मी में राहत दिलाते हैं। पर्यावरण संतुलन, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मिट्टी को कटाव से रोककर भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। जीवों का आश्रय, ये पक्षियों, कीटों और अन्य छोटे जानवरों के लिए घर और भोजन का स्रोत होते हैं। आर्थिक और दैनिक लाभ, वृक्ष हमें फल, लकड़ी, औषधियाँ और कई उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। आज की चुनौती, हमारा कर्तव्य है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वृक्षों की कटाई बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। हमें इस अनमोल आभूषण की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। निष्कर्ष, वृक्ष केवल पेड़ नहीं बल्कि धरती की वास्तविक आभूषण है और हमारे जीवन के रक्षक हैं। प्रकृति के इस अनमोल तोहफे की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, ताकि हमारी पृथ्वी हरी-भरी और स्वस्थ बनी रहे। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच हमने जो हिंदी का यानी प्री बोर्ड का जो पेपर महत्वपूर्ण बना था, उसका सॉल्यूशन कराया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुँचे। अब लाते हैं आप सभी लोगों के बीच संस्कृत का नया चैप्टर।